नियंत्रण की अभी हमने विशिष्ट तकनीकें देखी। अब नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है और नॉर्मली कई समय से ये चला आ रहा है, जिसमें पहला है अवलोकन द्वारा नियंत्रण। अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना। निम्न स्तरीय प्रबंधक और अधिकारी परिचालकों या कर्मचारियों को कार्य करते हुए देखकर उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग सेना तथा पुलिस में भी किया जाता है। निरंतर ऑब्जर्वेशन में, निगरानी में रहना। अब किसी की निगरानी में आप हमेशा रहेंगे तो उस पर अपने आप नियंत्रण रहेगा। आप बोले या ना बोले, कर्मचारी को ये पता है कि हमारे जो बॉस है या हमें जो निरीक्षण करने वाले हैं निरंतर हमें निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो अपने आप अपना काम नियम और अनुशासन में रहकर ही करेंगे। तो पहला नियंत्रण होता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना, देखना कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस टेक्निक का प्रयोग कर रहा है। जब ऑब्जर्वेशन का नियंत्रण होता है तो अपने आप जो कर्मचारी है, जो भी व्यक्ति है, वो अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। अभिप्रेरण द्वारा नियंत्रण, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके भी उनके प्रयासों को नियंत्रित किया जा सकता है। कर्मचारियों को प्रेरणाएं प्रदान करना, उनका ऐच्छिक सहयोग प्राप्त कर वस्तुतः स्वतः नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए अभिप्रेरण द्वारा नियंत्रण की विधि पर आजकल सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। अगर कर्मचारियों के अंदर काम की इच्छा को जागृत कर दिया जाए, उसके मानसिक स्तर को, विचार को बदल दिया जाए, उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में मिला लिया जाए, मानवीय व्यवहारों के आधार पर उसको प्रेरित कर दिया जाए, तो अपने आप ही नियंत्रण हो जाता है। एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक अपनापन बढ़ता है। जब संस्था को वो अपनापन लेकर के चलते हैं, उस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यताएं भर दी जाती है कि स्वतः अपने आप नियंत्रण हो जाता है, उसे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इतना कर्मचारियों को मोटिवेट कर दिया जाता है, इतनी शिक्षा दी जाती है, इतना उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने आप वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर उन पर नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः अपने काम करने लगते हैं। एक उदाहरण के लिए, आपने किसी व्यक्ति को सही या गलत का निर्णय करना बता दिया, सही रास्ते पर चलना सिखा दिया। जब अच्छाई और बुराई में अंतर करना समझ गया, उसे इस बात का पता लग गया कि इस काम को करने से नुकसान है, से फायदा है, तो फिर वह अपने आप सही दिशा में चलता है। फिर उस पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त हमें खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए अभिप्रेरण के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। अपवाद द्वारा नियंत्रण, इस विधि को उच्च स्तरीय एवं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के अमूल्य समय को बचाने हेतु काम में लिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत केवल उन्हीं बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो कि योजना के अनुरूप नहीं हो रही है। यदि उत्पादन योजना के अनुरूप हो रहा है तो प्रबंधक का ध्यान इस ओर नहीं खींचा जाता। अपवाद, सब कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, अपने समय पर चल रहे हैं, तो एक तो यह कि रोज देखा जाए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब इस बात से सब निश्चिंत हो जाते हैं कि संस्था में व्यक्ति आया है, संस्था के अनुसार काम कर रहा है और जा रहा है, तो इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि कौन सा काम गलत हो रहा है। बस उन चीजों पर नियंत्रण रखा जाता है। सभी अपना काम कर रहे हैं, संस्था के अनुसार कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, पर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो संस्था के लिए लाभकारी नहीं है, संस्था के लिए हानिकारक है। तो ऐसे ही चीजों को देखा जाता है। इससे क्या होता है कि समय बच जाता है। अब एक व्यक्ति रोज वही काम कर रहा है, उसको रोज देखना मतलब समय की बर्बादी है। समय पर वो काम कर ही रहा है तो उसे देखने की आवश्यकता नहीं, परंतु यह देखना जरूरी है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो उच्च स्तर के अधिकारी केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो संस्था के लिए हानिकारक है। तो ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उन पर नियंत्रण रख के उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। पूर्व नियंत्रण विधि, यह विधि कार्य प्रारंभ किए जाने से पूर्व ही उस पर नियंत्रण करने पर बल देती है। इसकी यह मान्यता है कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके कर लिए जाने के बाद नियंत्रण करना संभव नहीं होता। यदि पहले से ही व्यय पर नियंत्रण रखा जाए तो उनमें वृद्धि नहीं होगी।
कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर पहले से ही कंट्रोल करना होता है, उस काम हो जाने के बाद आप उस पर कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। जैसे अनावश्यक खर्चे हो जाना, रोकड़ का चले जाना। अब अगर जो हो गया, जो खर्च हो गए, अब उसको वापस तो आप ला नहीं सकते। ये तो आप तभी कर सकते थे जब आपकी पहले से प्लानिंग होती, तो अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता था। इसलिए पूर्व नियंत्रण विधि के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके पश्चात तदर्थ निर्णय द्वारा नियंत्रण। अनेक बार योजना के निर्माण के समय भावी समस्याओं की जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में उन समस्याओं के उदय होने पर ही प्रबंधक तदर्थ निर्णय लेकर नियंत्रण प्रणाली को बनाए रख सकते हैं। ऐसे लिए जाने वाले निर्णय संस्था के हित में होने चाहिए। तदर्थ निर्णय का मतलब होता है कि कुछ ऐसे निर्णय होते हैं वो तभी लिए जाएंगे जब वो कार्य उसके अनुसार नहीं हो रहा है, उसको बोलते तदर्थ, तदानुसार। अंकेक्षण, अंकेक्षण वो होता है जहां कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा वस्तुओं की चोरी, गबन, कपट, धोखाधड़ी या हिसाब किताब की गड़बड़ी को अंकेक्षण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अंकेक्षण आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार से किया जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षण संस्था के कर्मचारियों द्वारा, बाह्य अंकेक्षण स्वतंत्र अंकेक्षकों के द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण मतलब ऑडिटर, वह व्यक्ति होता है जो निरंतर जांच करता है। एक आंतरिक मतलब संस्था के अंदर व्यक्ति होता है, आपने डेली जो खर्च करा है, जो रिकॉर्ड रखे हैं, उनकी जांच करना। कई रिकॉर्ड रखने में आपने कोई गलती नहीं की, वित्त का हिसाब रखे उसमें कोई हेराफेरी नहीं की, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स का निरंतर चेकिंग करना अंकेक्षण कहलाता है। और निरंतर जब चेकिंग होती है तो अपने आप कंट्रोलिंग बना रहता है। तो एक तो संस्था के अंदर होती है और एक संस्था के बाहरी व्यक्ति द्वारा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा साल में एक बार ऑडिट की जाती है। वो आते हैं, आपके सारे रिकॉर्ड देखते हैं और उसके अनुसार काम हो रहा है नहीं, सब चीजों की जानकारी लेते हैं। तो इससे अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण संभव हो जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, यह नियंत्रण विधि ऋणात्मक नियंत्रण विधि है जो कर्मचारियों की त्रुटि पर दंड की व्यवस्था करती है, जिससे कि भविष्य में कर्मचारी उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न करें। एक डिपार्टमेंट वैसा होता है जो केवल डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और अगर उस डिसिप्लिन के अनुसार काम नहीं होता है तो उचित कार्रवाई की जाती है ताकि अगली बार से वो गलती न हो सके।